हेलो दोस्तों, मैं परमार सिंह राजावत उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस क्लासेज में अपन डिस्कस कर चुके थे जर्म लीड के बारे में और भी सारे जो है प्लेसेंटा डेवलपमेंट कैसे हुआ था। अपन प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कर चुके थे कि प्लेसेंटा डेवलप कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। ठीक है, उसके बाद जो अपन बात करें कि जो प्लेसेंटा का जो है फुली इस्टेब्लिश या जो फॉर्म है वो होती है 21 डेज पे कंप्लीट हो जाती है, फुली फॉर्म हो जाती है। और उसके बाद में जब उसमें प्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टार्ट होता है तो वो 6 to 8 वीक पे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रेशियो है। बाकी अगर कोई आपसे पूछता है कि एग्जैक्ट बताओ कि ब्लड जो है सर्कुलेशन स्टार्ट कब होता है, तो वो 12 वीक के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में स्टार्ट होता है। ठीक है, आज अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं प्लेसेंटा सर्कुलेशन के बारे में, यानी कि सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है प्लेसेंटा के अंदर और कैसे होता है। ठीक है, इस प्लेसेंटा सर्कुलेशन को बढ़ने से पहले इसमें दो बेसिकली सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला यूटेरो प्लेसेंटल एंड यूटेरो फिटल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अभी इस डायग्राम पे नहीं जाएं, इस पर फोकस नहीं करें, पहले यही रखें। ठीक है, जैसे अपन ने देखा जो प्लेसेंटा सर्कुलेशन में दो प्रकार से होता है सर्कुलेशन। पहला यूटेरो मतलब यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में यूटेरो और ये फीटो प्लेसेंटा सर्कुलेशन और ये फीटो प्लेसेंटल, यानी कि फीटस और प्लेसेंटा कैसे होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी जो अपन बात करने वाले हैं क्लास में वो अपन बात करेंगे पहले यूटेरो प्लेसेंटल के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेसिकली तो बेसिकली जो है ब्लड सप्लाई जो है यूट्रस को नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की बात करूं तो 70 ml होती है। 70 ml जो है ब्लड सप्लाई किया जाता है यूट्रस को नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है या जब यूट्रस प्रेग्नेंट होता है, प्रेग्नेंट के टाइम पे जो है ब्लड सप्लाई वो होती है आपकी 700 ml ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस को प्रेग्नेंट स्टेट में। अगर आपको 700 ml नहीं दे रखा हो, आपको रेशो में दे रखे हो, तो आपको 700 से 900 ml रेशो में दे करके दे रखा होगा, वहां आपको वो आंसर टिक करना है 700 से 900 ml। ओके, अपन बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि डेसिडुआ वेजालिस जो कि एंडोमेट्रियम का जो एंडोमेट्रियम की सबसे इनसाइड क्लियर होती है, वेजालिस में बताया था मैंने एंडोमेट्रियम में। ठीक है, तो उस डेसिडुआ वेजालिस अपने डेसिडुआ किसको बोला था? प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को। ठीक है, उसके बाद अपने पूछा कि डेसिडुआ वेजालिस को सप्लाई कितनी होती है, तो वो है आपकी 500 से 600 ml होती है। आई बात समझ में? यानी कि जो डेसिडुआ वेजालिस को है वो 500 से 600 ml होती है। अब आप क्वेश्चन आया दिमाग में कि सर 500 से 600 तो यहाँ तो 700 ml लिखा रखा है, ये बाकी 100 ml कहाँ गया? बाकी का 100 ml है वो जो यूट्रस है उसके अदर जो पार्ट्स हैं उनमें आता है, वहाँ सप्लाई करता है। लेकिन पर्टिकुलर डेसिडुआ वेजालिस को 500 से 600 ml ब्लड सप्लाई होती है। रिमेनिंग जो 100 है वो आपकी जो है अदर पार्ट्स होते हैं एंडोमेट्रियम के, वहाँ या अदर जो पार्ट हैं यूट्रस के वहाँ सप्लाई करते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लो ऑफ ब्लड इन आईवीसी, यानी कि जैसे ही यूट्रस जो है यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो होता है तो वो टोटल कितना होता है? वो होता है 500 से 600 ml ब्लड फ्लो होता है। लेकिन इस ब्लड फ्लो में से आईवीसी के अंदर जो मैंने बताया था आपको इंटरवेस स्पेस जो ल्यूकेनाई बने थे साइटोट्रोब्लास्ट के, उनके अंदर रिमेनिंग कितना रहता है? कांस्टेंट कितना? वो है आपका 150 ml। आई बात समझ में? यानी कि ब्लड फ्लो ऑफ आईवीसी के पास ब्लड आया कितना था? 500-600 ml। यहां से जो है जब इसमें कांस्टेंट कितना रह गया? 150 ml। अब इस 500 से 600 ml में से 150 घटाओ तो कितना ब्लड बचता है आपका? 350 के आसपास बचता है लगभग। ठीक है, अब रिमेनिंग ये जो बाड़ा है, ये जो ब्लड है, ये ब्लड जो है उसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे कि ये कहां जाता है, किस प्रकार से क्या सप्लाई करता है। ठीक है, अभी आप बात करो यहां सिर्फ के 500 से 600 ml ब्लड फ्लो हुआ किस में? आईवीसी के अंदर। वहां पर 150 ml रिमेन रहता है और बाकी वापस चला जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अब मैं पूछूं, क्वेश्चन आता है यहां से कि आईवीसी के अंदर कितना ब्लड रिमेन रहता है, तो वो कितना है आपका? 150 ml। ठीक है, आई बात समझ में? एमएससी आरओएचएस का एग्जाम हुआ था एमएससी में, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आईवीसी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितना है, वो है आपका 150 ml। और बहुत सारे क्वेश्चनों में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि आईवीसी के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, कितना है आपका? 150 ml। ठीक है,
उसके बाद अपन बात करते हैं आगे प्रेशर के बारे में, यानी कुछ प्रेशर्स होते हैं इस यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के अंदर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं यूटेरो प्लेसेंटल मतलब यूट्रस और प्लेसेंटा के अंदर सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। तो कुछ प्रेशर होते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं यूट्राइन जो आर्टरी सप्लाई करती है यूट्रस को, उसका कितना होता है प्रेशर। यूट्राइन जो आर्टरी है उसका जो प्रेशर होता है वो है 70 से 80 mm/Hg। अब ये कैसे, देखो जब अपन जानते हैं कि जो नॉर्मल जो अपना ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120 से 120/80 होता है, ठीक है। तो उससे कम ही होगा क्योंकि वहां से ब्लड जो ब्लड प्रेशर आता है तो वहां से थोड़ा कम होता आता है। उसके बाद ये जो ब्लड जो है इसका प्रेशर है यूट्राइन आर्टरी का वो कितना आपका 70 से 80 mm/Hg। यूट्राइन वेन, यानी यूट्राइन वेन में कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि यूट्राइन वेन तो थ्रू द सिस्टम ऑफ द्वारा ब्लड वापस जाता है। तो यूट्राइन वेन में कितना था आपका 8 से 10 mm/Hg। अब ये ध्यान रखना कि इसका इतना कैसे हुआ, इसका इतना कम कैसे है, जब क्योंकि इस जो यूट्राइन आर्टरी के अंदर फोर्स लगा हुआ था कार्डियक आउटपुट का, ठीक है, इसीलिए इसका जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा था, इसका प्रेशर ज्यादा था किसका यूट्राइन आर्टरी का, अम्बिलिकल यूट्राइन वेन का कम प्रेशर है। आई बात समझ में। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे इंटरविलस स्पेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कितना होता है इंटरविलस स्पेस का प्रेशर, वो आपका 40 से 50 mm/Hg, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब बात वही है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा कितना होगा 40 से 50 mm/Hg। किसका है, आईबीसी का। मैं यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन की बात नहीं कर रहा, आईबीसी यानी कि इसका आईवीएस, ठीक है। इसका क्या है इंटरविलस स्पेस, ठीक है, जो इसमें क्या होता है इसमें मेंटल ब्लड भरा हुआ होता है। उसके बाद बात करूं मैं आईवीएस, यानी कि आईवीएस का ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, यानी कि डायस्टोल के टाइम पे कितना होता है वो है आपका 10 से 15 mm/Hg होता है। ये कुछ प्रेशर थे। पहला जो अपन ने बात करी इसमें, पहले इसमें क्या देखा कि दो प्रकार से होता है सर्कुलेशन, एक तो यूट्रस और प्लेसेंटा के अंदर, दूसरा फीटस और प्लेसेंटा के अंदर। अपन अभी जो बात की वो अपन ने बात की यूटेरस और प्लेसेंटा के अंदर। वहां आपने देखा कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है, ये डाटा है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कि रेसिडुअल ब्लड को कितना ब्लड सप्लाई हुआ, वहां पर कितना रिमेन रहता है आईवीसी में, या फिर अम्लाई का या यूट्राइन आर्टरी का कितना प्रेशर होता है, यूट्राइन वेन का कितना प्रेशर होता है, ये आपको सारे प्रेशर याद होने चाहिए। ये था आपका यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। इसके बाद अपन बात करते हैं फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। अपना सर्कुलेशन का सेकंड पॉइंट फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें अपन ने देखा, इसमें अपन देखते हैं कि फीटल यानी कि फीटस और प्लेसेंटा के जो बीच में जो ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं पहले कि ब्लड फ्लो देखते हैं अपन थ्रू द प्लेसेंटा इन ब्लीड सिस्टम के द्वारा 350 से 400 में होता है। अब ध्यान करो वो बात जो मैंने वहां बताई थी आपको कि 150 ml जो ब्लड है वो कहाँ होता है आपका आईवीएस में, और मैंने क्या बताया कि 500 से 600 ml ब्लड आता है और इतना जाता है, यानी कि अब इसमें से 150 में से कितना बचा 350 से 400 ml ये ब्लड कहाँ पहुंच गया आपका फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में। आई बात समझ में। उसके बाद यानी अगर वो पूछ लेता है आपसे कि ब्लड सिस्टम में, या मैं बात करूं कि ब्लड फ्लो कितना है थ्रू द प्लेसेंटा ब्लड सिस्टम में, तो कितना है फीटस का, वो है 350 से 400 ml। उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ प्रेशर होते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फीटल सर्कुलेशन में कुछ स्ट्रक्चर हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं, किस प्रकार से करती हैं पहले ये समझो, ठीक है। ये देखो, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल वेन जो है निकलती है, जो यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है और ब्लड लेके जाती है, और ये उससे पहले यहाँ पर जो डक्टस प्रोसेस बन रहा है ये तो आईवीसी है, ये आपकी जो है अम्बिलिकल वेन और ये आपकी पोर्टल वेन, यानी कि जहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर जुड़ती हैं आपस में, तीन वेन आपस में मिलती हैं, वहाँ एक बनती है ओपनिंग, जिसको अपन ने नाम दिया डक्टस विनोसस, यानी कि मतलब जहाँ पर तीनों वेन ही है, अम्बिलिकल वेन, इंफीरियर वेना के बाद और पोर्टल वेन, उसको अपन ने नाम दिया डक्टस विनोसस। यहाँ से स्टार्ट हुआ प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो जो है वो जाता है और कहाँ पहुँचता है डक्टस विनोसस में, और जहाँ पर तीनों ब्लड कनेक्ट होते हैं, यहाँ से कुछ अमाउंट ब्लड इसमें एंटर हो जाता है, आगे की तरफ कुछ आगे बढ़ जाता है, ठीक है।
उसके बाद अपन बात करते हैं ये कहाँ पहुंचा, आपके लीवर में। लीवर के बाद वहां से जितना ब्लड इसको चाहिएगा लीवर को अपने ऑर्गेनाइज के लिए, यहाँ से रिसीव कर लेगा। उसके बाद में फिर आपको कहाँ भेजेगा, हेपेटिक वेन के थ्रू कहाँ डालता है, वापस आईवीसी में डाल देता है। उसके बाद ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रेशर के बारे में। अम्लाइकल वेन की बात करें तो प्रेशर देखो, अम्लाइकल वेन का 8 से 10 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है इस अम्लाइकल वेन का, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस अम्लाइकल वेन में जो ऑक्सीजन कितनी होती है, वो देखो आपकी अम्लाइकल वेन में 70 से 80% क्या होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है। यानी कि इसमें 80% में एग्जैक्ट मान के चलता हूं तो इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। और मैं बात करूं पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कितना होता है, वो होता है आपका 40 mm ऑफ Hg अम्लाइकल वेन में। 3 डाटा मैंने बताया अम्लाइकल वेन के बारे में। पहली बात तो ये कि अम्लाइकल वेन जो है वो ऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है कहां से, प्लेसेंटा से फीटस के अंदर। दूसरी बात अपने में एक डाटा की बात की कि इसमें कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, 80% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एक आंसर यही है, बाकी रेशियो में दे रखा हो तो 70 से 80% आंसर टिक करना है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि अम्लाइकल वेन के अंदर जो है आपका पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, वो है आपका 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। और अम्लाइकल वेन का जो प्रेशर है वो कितना होता है, वो होता है आपका 8 से 10 mm ऑफ Hg, ठीक है। यहां से ब्लड फ्लो जो भी है जो निकला और फिर कहां पहुंचा, हेपेटिक वेन के थ्रू आईवीसी पहुंच गया। आईवीसी के बाद ये कहां पहुंचा, राइट एट्रियम में, ओके। राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद कुछ अमाउंट में ब्लड जो है थ्रू द फोरामेना ओवल जो आपको दिखाई दे रही है, ओपनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ मात्रा में ब्लड अमाउंट इसमें चला जाता है, कुछ मात्रा में इस प्रकार, यानी कि 30 से 40% या बोलूं मैं 20 से 30% जो है ऑक्सीजन को खा जाती है लेफ्ट एट्रियम में और कुछ राइट वेंट्रिकल में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन जानते हैं जैसे कि आपको जब भी आपको सिस्टम पढ़ाया जाएगा, सिविल सिस्टम हार्ट अल्सर पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि जो सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, वैसा ही सर्कुलेशन यहाँ चलता है, ठीक है। फर्क इतना है, देखो यहाँ पर ओपनिंग होती है, इसको अपन ने नाम दिया फोरामेना ऑफ ओवल, ठीक है। यानी कि इसको अपन नाम देते हैं फोरामेना ओवल, या मैं पूछ लूँ कि फोरामेना ओवल किसके बीच की ओपनिंग है, कि किसके कंसम्पशन जोड़ती है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच का क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि फोरामेना ओवल किनके बीच की ओपनिंग है, किनके बीच का कनेक्शन, तो किसके बीच कनेक्शन, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। या किसके बाद जो रिमेनिंग जो ये लेफ्ट एट्रियम से बॉडी सिस्टम में जाता है, यहाँ का जो ब्लड है, जो आपका ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ जाता है। ये आपके लंग्स हैं। जैसे ये आगे बढ़ता है तो जितना ब्लड इन लंग्स को मैच्योर होने के लिए या इनकी प्रोग्रेस के लिए चाहिए, उतना ब्लड मिलता है। बाकी का जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस, यहाँ को नाम दिया क्यों डक्टस आर्टरियोसिस को, अओर्टा पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि जहां पर 2 आर्टरी मिलनी वहां पर क्या नाम दिया, डक्टस आर्टरियोसिस। यानी कि यहाँ से कुछ ब्लड अमाउंट में जाता है लंग्स के पास, जितना इनको चाहिए अपनी एनर्जी गेन या अपने ऑर्गन फंक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। बाकी ब्लड कहाँ, थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस के ये ओपनिंग होती है इनके बीच में, और ये कहाँ आता है, अओर्टा में आ जाता है। अओर्टा के बाद ब्लड सीधा आपके बॉडी सिस्टम में जाता है, बॉडी सिस्टम से होता हुआ थ्रू द एब्डोमिनल अओर्टा एंड होता हुआ ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है कॉमन इलियक आर्टरी में, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन इलियक आर्टरी वो आगे जाके 2 में डिवाइड होती है, इंटरनल एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो होती है वो ही जो है अम्लाइकल जो आर्टरी निकलती है वो इन्हीं की ब्रांच है, किसकी, आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच क्या है, अम्लाइकल आर्टरी। अब यहां से जो है ब्लड वापस कहां आता है, थ्रू द अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू वापस से प्लेसेंटा में रिसीव कर लिया जाता है। यानी कि यहां से मान लो 80% ऑक्सीजन रही, यहां जाकर के कुछ मात्रा में इधर चली गई, 40% आगे चली गई, यहां से इसने इसको 10% यूज कर लिया, उसके बाद यहाँ 30% और यहाँ 40%, कितनी हो गई, 70% हो गई। वापस फिर यहाँ से जिस ऑर्गन को जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने फंक्शन करने के लिए, उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन ले ली जाती है, और बाकी जो बेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो आपका
थ्रू द इंटरनल इलियक आर्टरी के द्वारा अम्लाइकल आर्टरी में ड्रेन कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजन, यानी कि ये अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब देखो अम्लाइकल आर्टरी का प्रेशर क्या होता है वो देखो, अम्लाइकल आर्टरी प्रेशर कितना 55 से 60, क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट है, यहां पर हार्ट ने पंप किया है उसके दौरान, तो ये इसका प्रेशर बढ़ा है। क्लियर बात? अगर अम्लाइकल वेन की बात, तो अम्लाइकल वेन में तो यहां था ये अम्लाइकल वेन, लेकिन यहां पर इसको फोर्स लगा किसका? बेबी के हार्ट का, तभी तो प्रेशर बढ़ा 55 से 60 mmHg। तो अम्लाइकल आर्टरी का प्रेशर कितना होता है? 55 से 60 mmHg, और इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो है आपकी 25 mmHg, यानी कि यहाँ कितनी गई थी? इसमें से 80 गई थी, जितनी यूज थी यूजेबल यूज करके बची कुची कितनी थी? 25% बची होती, जो कहाँ जाती है? इसके अंदर अम्लाइकल आर्टरी में रिमेनिंग रह जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है? यानी कि जो है आपका अम्लाइकल आर्टरी 50% है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि अम्लाइकल आर्टरी में कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, क्योंकि हम यही पढ़ते आते हैं कि अम्लाइकल आर्टरी हमेशा पूरा जो है बेस्ट प्रोडक्ट लेके आती है फीटस से, ठीक है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 50% ही होती है। ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि अम्लाइकल वेन में कितनी होती है ऑक्सीजन सैचुरेशन और अम्लाइकल आर्टरी में कितनी होती है ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में। ठीक है, फिर अम्लाइकल आर्टरी दो निकलती है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ये दोनों अम्लाइकल आर्टरी क्या करती है? वापस जो ब्लड है उसको ड्रेन कर देती है प्लेसेंटा के अंदर। अब बात आती है कि अब ये जो है, ये जो सारा प्रोसेस ये अम्लाइकल कोड उसके चलता है। अम्लाइकल कोड में बात करूं मैं, कितने होते हैं? एक वेन, 2 आर्टरी होती है। ये और पढ़ाते हैं, मैं अलग पढ़ा रहा हूं। इसमें 2 ही वेन और 2 ही आर्टरी होती है, लेकिन एट द टाइम 4 मंथ के दौरान जो राइट अम्लाइकल वेन है वो डिसअपियर हो जाती है, और ये जो वेन है जो कंस्टेंट रहती है पूरी प्रेगनेंसी में, वो कौन सी? आपकी लेफ्ट अम्लाइकल वेन जो होती है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार क्या 2019 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें शायद ही कोई ऐसा एग्जाम उसमें पूछा नहीं गया। ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाता है कि अम्लाइकल कोड में कितनी वेन और कितनी आर्टरी होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आंसर टिक करना है, 1 वेन और 2 आर्टरी। अगर कोई पूछ ले कि बिफोर 4 मंथ, आपको एग्जैक्ट दे दे कि बिफोर 4 मंथ कितनी होती है, तो आप करना है 2 आर्टरी 2 ही वेन होती हैं। कौन सी अम्लाइकल वेन डिसअपियर होती है? राइट अम्लाइकल वेन डिसअपियर हो जाती है एट द टाइम ऑफ 4 मंथ। ठीक है, यह था आपका यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के बारे में। कंप्लीट प्लेसेंटल सर्कुलेशन आपका यहां होता है कंप्लीट, जिसमें अपन ने क्या देखा? यूटेरो प्लेसेंटल एंड फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन देखा। ठीक है, ये जो पैरामीटर्स हैं ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लेता है कि किसका कितना प्रेशर है, किसमें कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन है, किसका ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं नीचे फीटल कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं, यानी कि जो फीटस है इसका कार्डियक आउटपुट कितना होगा। ठीक है, इसका कार्डियक आउटपुट है वो आपका 350 ml पर kg पर मिनट होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, उसके बाद में आगे बात करते हैं इसके बारे में, फीटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, यानी कि फीटस के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितना है, वो 80 ml पर kg। यानी कि अगर कोई बेबी अपन नॉर्मली वेट मानते हैं, जो अपन नॉर्मली वेट मानते हैं न्यूबॉर्न का या फीटस का मान चलते हैं, तो आपका तो वो 6 kg 3 से 2.5 से 3 kg का होता है। अगर अपन यहाँ इसको मान लें कि ये 3 kg का है, तो 3 kg का पर देखो टोटल कितना होगा फिर ब्लड वॉल्यूम। जब 1 kg में का 80 ml होता है, 1 kg के में 80 ml होता है, तो 3 kg में कितना होगा? 80 × 3 कितना होगा? 240 ml ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम। क्योंकि अपन जानते हैं, अब इससे पहले भी क्लास हो चुकी है, ऐसा क्लास ले रहे हैं कि ब्लड की उन्होंने बताया होगा 7 to 8% टोटल बॉडी वेट का ब्लड प्रेजेंट होता है बॉडी में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, यानी कि अगर कोई बेबी 3 kg का है तो उसमें टोटल ब्लड कितना होगा? 240 ml। और पूछ ले कि फीटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, तो 80 ml पर kg होता है। ये था आपका कंप्लीट प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जिसमें आपने दोनों चीजें डिस्क्राइब की। फीटल सर्कुलेशन काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये डाटा आपको याद होने चाहिए किसमें कितना प्रेशर है, किसमें कितनी ऑक्सीजन होती है। सो वीडियो अच्छी लगी
लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। ओके, अब अपन डिस्कस करेंगे रिमेनेंट या ऑर्बिट्रेशन ऑफ, ठीक है, फीटल सर्कुलेशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो फीटल सर्कुलेशन के दौरान जो ओपनिंग मैंने बताई, जैसे डक्टस विनोसस है, फोरामेना ओवलिस है, डक्टस आर्टरियोसस है, यानी कि ये इनकी जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग कुछ क्लोज होती है, इनका ऑर्बिटेशन होता है। तो ठीक है, अब आज अपन इनके बारे में देखेंगे कि होता है क्या है, कैसे। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। यानी कि बिफोर बर्थ जो डक्टस विनोसस है, यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, डक्टस विनोसस है जो है वो आपकी आफ्टर बर्थ किसके थ्रू, लिगामेंटम विनोसस बना लेती है, जो फंक्शनली क्लोज कब होते हैं, 5 मिनट पे, और एनाटॉमिकली क्लोज 1 वीक में हो जाता है। आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है फोरामेना ऑफ ओवल, ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो फोरामेना ऑफ ओवल है, ये बिफोर बर्थ तो का नाम क्या था, फोरामेना ऑफ ओवल, ये चेंज किस में हो गया, फोसा ओवलिस होता है। इसका फंक्शनली जो क्लोजिंग है वो 5 मिनट में हो जाती है, एंड एनाटॉमिकली कोजेज है वो आपका 1 ईयर होता है। क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि फोरामेना ओवल है वो एनाटॉमिकली क्लोज कब होता है, और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ लेता है कि फोरामेना ओवलिस ऑर्बिट्रेस क्या बनाता है, फिर फोसा ओवलिस। जब आप क्वेश्चन निकालोगे फिर सर्कुलेशन के, तो आपको वहां देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन ये, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में, जो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, डक्टस आर्टरियोसिस, जो पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्टा के बीच की जो ओपनिंग थी वो क्लोज होकर के क्या बनाती है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम से क्लोज होती है, और ये फंक्शनली क्लोज कब होती है, 5 मिनट पे, एंड एनाटॉमिकली होती है आपकी 1 मंथ में, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं अम्बलाइकल आर्टरी के बारे में। यानी कि अम्बलाइकल आर्टरी जो क्या है, ए अम्बलाइकल आर्टरी, ठीक है, अम्बलाइकल आर्टरी है। अब ये अम्बलाइकल जो आर्टरी है वो आपकी ऑर्बिटर होकर के क्लोज होकर क्या बनाती है, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट से क्लोज होती है, ठीक है। किससे, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट से। उसके बाद अम्बलाइकल जो वेन है आपकी, ये अम्बलाइकल वेन है, ये जो है अम्बलाइकल वेन, ये आपकी क्लोज होती है राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर, या फिर मैं बोल दूं लिगामेंटम टेरस, जो आपने जब आपको पीडियाट्रिक पढ़ाएंगे तब आपको उसमें बताया होगा एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो आपको जॉन्डिस पढ़ाया होगा वहां बताया होगा कि अम्बलाइकल वेन के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है न्यूबॉर्न में। तो ये वही है कि इसकी ओपनिंग कितनी तक रहेगी, 1 मंथ तक ओपनिंग रहेगी, ठीक है। ये थे आपके ऑर्बिट्रेशन एंड रिमेनेंट ऑफ फीटल सर्कुलेशंस। कुछ ओपनिंग होती है वो क्लोज किस प्रकार से होती है, और क्लोज होने के बाद उनको क्या नाम दिया, किससे क्लोज होती है, कितना टाइमिंग है, फंक्शनल क्लोज कब होती है, एटॉमिक क्लोज कब होती है, उसके बारे में यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। उसका फेवरेट क्वेश्चन ये तो अम्बलाइकल वेन का है, यहां से पूछता है, और एक अम्बलाइकल आर्टरी का, और फोरामेन ऑफ ओवल, ये तीनों तो उसके फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से पूछ लेता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अम्बलाइकल वेन राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर, अगर ऐसे याद नहीं रहे तो याद रखने का तरीका है आपके पास, क्योंकि इसने बोल रखा है राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर, क्योंकि अपन जानते हैं कि हेपेटिक वेन और हेपेटिक वेन, अम्बलाइकल वेन एंड आईवीसी मिलकर के तो बनाते हैं, तो यानी कि लीवर के पास है तो वहां क्या है, अम्बलाइकल वेन जाती है, अम्बलाइकल आर्टरी तो वहां जाती ही नहीं है। आई बात समझ में, याद रख सकते हैं। उसके बाद ये हैं आपके रिमेनेंट एंड ऑर्बिट्रेशन ऑफ फीटल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। यहां तक अपना कंप्लीट हो जाता है, प्लेसेंटल सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपने फीटल भी देखा और यूटेरो भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा एंड एब्नॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।